Hello, my dear students. Good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are enjoying this session, welcome to Mind Brains, India's best ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसा कि आपको हर बार होता है आपके साथ कि जब भी आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आप माइंड ब्रेन्स को मेल लिख देते हैं, कमेंट्स में बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए और वो बात हम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है और अब हम शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी लेटेस्ट कोर्सेज फ्रॉम सीबीएसई, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। अब हम कक्षा 11वीं 12वीं के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके मन में यहाँ पे खुशी और उमंग की लहर आ गई होगी। आई नो दैट अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई का वन ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है, स्पेशली एंड स्पेसिफिकली टू बी ऑनेस्ट फॉर कॉमर्स वाले विद्यार्थी। तो वह व्यक्ति जिसने कॉमर्स लिया है उसको अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो अब उस व्यक्ति को कोर मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ के आप आराम से 11वीं 12वीं में गणित का स्वाद भी ले सकते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी कम कर सकते हैं। वो कहते हैं जैसे नमक स्वाद अनुसार, वैसे सीबीएसई ने नया सिस्टम लाया है जिसमें है गणित स्वाद अनुसार, अर्थात जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट उतनी ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो एक ये नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स निकाल दिया जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। और इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या इसका ओवरव्यू है, मतलब कक्षा 11वीं के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या उनको पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन से टॉपिक्स होंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि भैया किसको ये वाला मैथ्स पढ़ना चाहिए, किसको नहीं। तो बहुत ही गहन यहाँ पे सेशन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चिंतन मनन हम करने वाले हैं साथ में मिलके। लेकिन टेंशन नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जो भी आपके मन में डाउट है सारे यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लें यदि तो ये सब्जेक्ट आया क्यों, मतलब इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीबीएसई के। तो देखो मोटा माटी बात यह है कि अब तक मतलब पिछले कुछ सालों के पहले तक कोर मैथमेटिक्स जिसको हम कहते थे या सिर्फ मैथमेटिक्स कहा जाता था, एक ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था जो कि कॉमर्स के विद्यार्थी और साइंस के विद्यार्थी दोनों ही पढ़ते थे। हर साल कॉमर्स के विद्यार्थी सीबीएसई से एक ही सवाल पूछते थे कि भैया मोरे एक बात बता दो कि इसमें से जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हो उन्हें हम अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कहाँ करें। बात बिल्कुल सही थी यार। अब आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे या बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वाले सब्जेक्ट्स द पार्ट डाल देंगे, मैथमेटिक्स के चैप्टर्स डाल देंगे मैथमेटिक्स के, तो वो कॉमर्स के विद्यार्थी के किस काम के। तो इस जो ये लगातार चिंता हो रही थी बच्चों की, पेरेंट्स की, अकोमोडेशंस की, इसको सॉल्व करने का सीबीएसई ने एक नया सॉल्यूशन निकाला विच वाज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उनको कोशिश की गई है कि वो फील्ड ऑफ कॉमर्स से कनेक्ट किए जाएं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि फील्ड ऑफ कॉमर्स में आपका एप्लीकेशन हो सके मैथमेटिक्स का, उनको वहां पे यूज किया जा सके, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, ना कि वो जिन्हें आप पढ़ तो ले पर इनको अप्लाई कहां करना है ये आपको समझ में ना आए। जैसा कि होता है ना, हर बार जब भी हम पूछते हैं, किसी से बहस करनी होती है, तो एक जो बड़ा व्यक्ति होता है 30 साल के आसपास का व्यक्ति, वो हमेशा यही बोलता है कि मेरे को 30 साल हो गए जीवन में लेकिन आज तक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगी समझ ही नहीं आया। तो फिर इस तरीके की बातें कोई ना करे, इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट जो कि लोगों के काम आ सके उसकी यहाँ पे पढ़ाई की जा सके। ठीक है, तो उसमें देखो आपकी जो न्यूमरिक क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है, एल्जेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है, उसके बाद ग्राफ बनाना, उनका एनालिसिस करना जो कि अक्सर कॉमर्स के विद्यार्थी को करना पड़ता है, उसकी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 सालों में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। देखो एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि भैया लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स और सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कॉमर्स के विद्यार्थी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जरूरत पड़ती है एज इन की जो एप्लीकेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का वो थोड़ा सा अलग होता है। साइंस वाले विद्यार्थी के लिए वो अलग चलता है। तो दोनों को अगर आप सेम गणित पढ़ाएंगे तो फिर एक के लिए वो लगभग वेस्ट सा हो जाता है, जिसमें कॉमर्स वाले भुक्तभोगी हो जाते हैं बेचारे। तो इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करना है क्योंकि वो जरूरी है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, लॉजिक के बिना आजकल नहीं आप चल सकते जीवन में ज्यादा आगे तक। लॉजिक होना चाहिए आपकी बातों में भी और आपके पढ़ाई में भी, है कि नहीं? आप लोग भी आजकल यही बोलते हैं कि सर पढ़ाओ तो, लेकिन ये तो बताओ कि इसको कैसे इस चीज का जन्म हो, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तभी तो आजकल इतना मतलब टीचिंग में बढ़िया एकदम कंपटीशन आ गया, क्या है कि लॉजिक समझाना बहुत जरूरी है बच्चों को। चलिए अब यहां देखिए, इसके बाद फिर आपके पास मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, सुन रहे हो, मतलब भारी भारी शब्द, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने में टीचर की हालत खराब हो जाती है, मैथमेटिक कम्युनिकेशन करना है। बेसिकली उनके कहने का बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि मैथ्स के माध्यम से अपनी बात समझाई जा सके, यू नो, नंबर्स का खेल, कनेक्शंस का खेल, रिलेशंस का खेल, जो कि पूरा मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं, उसको यूज करके अपनी बात को समझाई जा सके। और ये जो लोग बोलते हैं कि गणित का जीवन में क्या कनेक्शन है, तो उसी कनेक्शन को ज्यादा अच्छे से स्टैब्लिश करने का यहां पे प्रयास किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो आपको अगर इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए हैं तो फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मुझे, या फिर मतलब मुझे एज अ स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़नी है या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी है। ऑप्शन दोनों ही खुले हैं। मेरा हमेशा से ये सुझाव रहेगा कि अगर आपके लिए कोई सिंपल सी एक रेसिपी बना के तैयार है तो फिर आप उसको क्यों नहीं यूज करेंगे। हाँ, अगर आपके स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो इसकी उपलब्धता के लिए आप स्कूल में बात कर सकते हैं। सीबीएसई ने ऑब्वियस सी बात है बोला होगा स्कूल्स को कि भैया अप्लाइड मैथ्स को भी प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट बना के छोड़ दिए और स्कूल वाले पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल्स में आप बात कर सकते हैं, काफी स्कूल्स ने आजकल इसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। इनिशियली तो पहले 1-2 साल पहले नहीं था इतना, पर अब तो काफी स्कूल्स इसको, इस ऑप्शन को लेके आए, क्योंकि ज्यादा कुछ एफर्ट की बात नहीं है। हाँ, एक चीज ये जो अपन को बोलनी है भैया, बहुत जगह पे ये कहा जाता है कि अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स एक बराबर है, खासकर वहां जहां से आपको पेमेंट करके पढ़ाई करनी है। तो उन जगहों पे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है, लेवल का फर्क है, टॉपिक्स का फर्क। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 11-12 की कोर मैथ्स का, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हम पढ़ाएंगे ज्यादा तो फिर लोग मेम बनाएंगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने कुछ जीवन में सिखाया नहीं है, बस पढ़ा के छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मजाक ना बने पढ़ाई का, इसलिए। चलो, कक्षा 11वीं की अगर हम बात करें तो भैया 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये कुछ यूनिट्स एंड चैप्टर्स नहीं है, यूनिट्स और चैप्टर्स में फर्क होता है। यूनिट्स के अंदर फिर आपके चैप्टर्स आएंगे, है ना। तो यूनिट्स भैया देख लो कितने नंबर की कौन सी है, 80 मार्क का आपका पेपर होगा। और इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं टीचर का हंटर, मतलब उनके हाथ में जो बॉल होती है वो है यहाँ पे 20 नंबर की, ठीक है। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने टीचर से बहसबाजी ना करें किसी भी मामले में, अन्यथा ये 20 नंबर में से पीछे का 0 भूल जाना, आगे का 2 मिल जाएगा, वही बहुत है। अगर ज्यादा खुन्नस निकाली टीचर ने तो वो आगे का 2 गायब कर देंगी, पीछे का 0 रहने देंगी, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये बातें आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 240 मिनट, 40 पीरियड 35 मिनट का एक, ऐसा आपको इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक वाइज है, मतलब आई थिंक यूनिट वाइज है, तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे जिनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आना चाहिए, अब जब हम 11वीं 12वीं में आ गए हैं, कि किस चैप्टर से कितने मार्क का कौन सा सवाल आ सकता है। वो तैयारी आपने हमने करनी है। चलिए, अब अगर हम टॉपिक्स देख लें भैया, तो देखो टॉपिक में मेनली सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन। देखा, अब हर जगह ये एप्लीकेशन वर्ड जबरदस्ती सीबीएसई बताएगा ही बताएगा आपको कि भैया हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है तो एप्लीकेशन करना ही करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एक विद्यार्थी जो कि गणित पढ़ता है उसको आने ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अपने जो टॉपिक्स हैं वो कुछ उस प्रकार है, और ये तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है यदि आप आगे जाके एक जीवन में कोई एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आजकल देना लगभग कंपलसरी। और आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना जो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पेपर होता है वो होता ही है, तो उसमें ये वाले टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के गणित वाले मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट जो होता है ना उसकी चर्चा करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बाइनरी नंबर्स हो गया, बढ़िया टॉपिक है, एकदम मजा आएगा। अपन पहला टॉपिक इसी से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है। देखो इंडाइजेस, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मजा आता है इसमें, आपको लॉज वगैरह पढ़ने को मिलते हैं। अगर आप सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो आपने अब तक लॉग के बारे में सिर्फ सुना है, पढ़ा बहुत कम है, ठीक है। लेकिन 11वीं में आपको यहाँ पे लॉग को चखने का मौका मिलता है, मतलब लॉग समझने की आपको पूरी टाइम मिल जाता है, अच्छे समझ में भी आता है। फिर उसके बाद
प्रॉपर्टीज उसकी वो सारी आपको याद करनी पड़ती हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन कुछ लॉग का अपने रियल लाइफ में। ठीक है, देखो अब यहां पे अब क्योंकि आप मैथमेटिक्स का नाम ही अप्लाइड कर दिया, तो ये थोड़ा मान के चलो कि बहुत जगह पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसी में जो है आपका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जहां पे नंबर्स का एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में, और ये सारे टॉपिक्स आप देखेंगे अगर तो जीवन में जब भी आप कोई एग्जाम देंगे, ठीक है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर लॉजिकल रीजनिंग का भी पेपर होना है तो उसमें इन टॉपिक्स से ही अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे आपका 11वीं 12वीं में गणित लेना इन टॉपिक्स के बदौलत थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है, मैं ऐसा कहूंगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि भैया 11वीं 12वीं की गणित मैथ्स कहां काम आई, तो अगर अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पक्का काम आएगी फॉर श्योर। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आप अभी जो आपको 12वीं के बाद देना होता है हर विद्यार्थी को आजकल, वो है CUET, उसमें भी इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेट्स के टॉपिक आप देख लो, सेट्स बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत काम आता है। वेन डायग्राम वगैरह काफी काम आता है आपको जीवन में, सेट्स के ऑपरेशन आपको काफी काम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि आपको 11वीं 12वीं में पढ़ना है, और ऐसा टॉपिक जो कि आपके काम भी आएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशंस की बात होती है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपको काफी रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से एपी आप कक्षा 10वीं में पढ़ के आ चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट, एक जीपी और दूसरा इनका एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूरा प्रयास है यहाँ पे सीबीएसई का और हमारे कंटेंट बनाने वाले जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं कि आपको जो रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक जो कि आपके जीवन में काम आएंगे उनका यहाँ पे एक स्वाद चखने को मिले, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। परमोटेशन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, बढ़िया टॉपिक एकदम, इसमें मतलब पढ़ने में जो मजा आता है ना वैसे वाले टॉपिक हैं, आप बोर नहीं होगे। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ऐसे और क्वेश्चन दो, क्योंकि ज्यादा कुछ आपको ऐसा भारी भरकम काम नहीं करना है, बस अपने ऊपरी माले का भरपूर इस्तेमाल करना और आपका काम हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। देखो फन एक होता है ना ये चीजें, जब आप सॉल्व करते हो बोर नहीं होते हो। उसके बाद फिर देखो फंक्शंस के बारे में इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डेरिवेटिव्स पढ़ना है, तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है फंक्शन का, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ इन सारी चीजों को जब आप पढ़ते हैं तब आपको एक अच्छा सा मतलब मैथमेटिक्स कैसे रियल लाइफ में अप्लाई होती है, कहां कहां पे यूज होती है, वो देखने को बहुत आसानी से मिलता है। जैसे रेट ऑफ चेंज की बात जब आप करते हैं तो ये आगे जाके भी आपको काम आएगा। डिफरेंशिएशन आएगा भैया, उसके बाद फिर चेन रूल वगैरह आपको पढ़ना है। तो देखो सीबीएसई बहुत सिलेक्टिव है कि यहाँ पे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, तो बहुत ही गहन चिंतन मनन एकदम कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल अपना दिमाग लगा के सीबीएसई ने इस सिलेबस को डिजाइन किया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना। देखिए प्रोबेबिलिटी में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, तो ये नहीं कि खाली पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपने 10वीं में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि एक एडवांस टॉपिक हो जाता है प्रोबेबिलिटी में और थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड हो जाता है। ठीक है, कि आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे हैं लेकिन साथ में कुछ कंडीशन भी लगा दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर बेस थ्योरम भी पढ़ाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मजेदार। तो देखो कुल मिला के मामला वही है कि आपको यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा रहे हैं, अब उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा दिया, स्कूटनेस पढ़ा दिया, ये सारी चीजें अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है तो वहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, तो आपको फिर बढ़िया से एकदम क्या कहते हैं ना पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फिर उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। मीन मीडियन मोड जो अपन पढ़ते थे उससे ऊपर उठ चुके हैं अब अपन, और अपन कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कोरिलेशन हो गया, उसके बाद फिर परसेंटाइल रैंक और क्वार्टाइल रैंक हो गई। ये चीजें सारी आपकी अब मीन मीडियन मोड से ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि आप भी अब 10वीं से 11वीं में आ चुके हैं। तो जब आपका लेवल बढ़ा है, आपकी कदकाठी में इजाफा हुआ है, तो टॉपिक्स क्यों ना पढ़े जाएं। ठीक है ना। अब यहां पे देखो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अब ये यूनिट जो है ये बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती है एज कंपेयर टू कोर मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस फाइनेंशियल पार्ट जो होता है ना अपना कैलकुलेशन का, कॉमर्स का जो पार्ट होता है उस पर दिया गया। जैसे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट,
सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। अब सर ये तो हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। हाँ 8वीं में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पे आपको उन्हें और एडवांस वे में मतलब और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। जैसे यहां पे देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है, उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू वाली चीज की बात चल रही है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने 11वीं 12वीं की अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ ली तो आप रियल लाइफ में चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। जैसे बैंक जाओगे तो वहां पे बहुत बार ऐसे टर्म यूज होते हैं कि देखो आपकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, फ्यूचर वैल्यू इतनी है, ऐसा है वैसा है। तो अब बोलने को तो वो बोल देते हैं, हम लोग भी मुंडी तो ऐसे हिला ही देते हैं, ऑप्शन क्या होता है अपने पास, है कि नहीं। तो उस तरीके के सारी बातों को समझने के लिए डिटेल में यहाँ पे आपको काफी चीजें पढ़ाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एन्यूटी की बातें की जाती हैं। अब सर ये एन्यूटी क्या होता है, तो थोड़ा समय निकाल के अपने पिताजी से पूछेगा, अपनी माताजी से पूछेगा, उन्हें इन सब के बारे में भरपूर जानकारी होती है। ये टर्म्स क्या होते हैं ये तो पता होगा, पर हाँ इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या गणित लगता है, उस चीज को काफी सारे पेरेंट्स नहीं जानते होंगे। तो अब आप उन्हें सिखा सकते हैं 11वीं की गणित पढ़ने के बाद ये वाली अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली बहुत ही आराम से, कि क्या इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एन्युटीज, ये भी देखो अप टू 3 पीरियड ये आपको पूरा बताया गया है, क्या पढ़ना है कैसे है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हो, छोटा बच्चा समझो काम को, नहीं भैया छोटा बच्चा नहीं समझना है आपको। यहाँ पे उन्हीं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स का बढ़िया वाला वर्जन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कॉमर्स से कनेक्ट होता है ना। कुल मिला के बात वही है। टैक्स के बारे में बात की है, जीएसटी के बारे में बात की है। अब देखो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं, ये सब की सब आप अपने कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद बिजनेस स्टडीज हो गया, उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा थ्योरेटिकल ज्ञान, और यहां से अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपको मिलेगा अपना ये प्रैक्टिकल ज्ञान। तो जब दोनों का संगम हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान का जब संगम हो जाएगा, तो न सिर्फ आपको जीएसटी पता होगा, बल्कि जीएसटी कैसे निकालते हैं, कहां किसके पास जाता है, क्या कैलकुलेशन होता है, वो सब आपको आपके माइंड में होगा। तो थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप जानेंगे, तो वो परफेक्ट एकदम हो जाएगा ना, कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बो हो जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल एंड अदर सप्लाई बिल। सर ये देख रहे हो, मतलब अगर आप ये समझ गए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, अदर सप्लाई बिल, तो मतलब आप घर की कितनी महत्वपूर्ण चीजों पे आपका अब रहेगा, एक तरीके से आपकी पकड़ रहेगी। तो बिजली का बिल अगर गलत आ गया तो सोचो, और अगर आपने मम्मी को बता दिया या पापा को बता दिया कि बिजली के बिल में ये गड़बड़ है, तो आपकी कितनी वाहवाही होगी। भले ही आप 50 रुपए बचाएंगे, पर लेकिन वाहवाही कितनी होगी, ये बात समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मतलब इनको पढ़ने के बाद तो इंसान गदगद हो ही जाए। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई कितना पढ़िएगा, नंबर, तो ज्योमेट्री को भी यहाँ पे लाया गया है, जिसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है आपको, सर्कल के बारे में पढ़ना है और पैराबोला के बारे में पढ़ना है। ये 3 शेप्स आप कह सकते हो, ये 3 पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ोगे। इसमें से स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक फंडास, बेसिक फॉर्मूलाज सिर्फ आपने जैसे कक्षा 10वीं में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक वैसे ही उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन एक लेवल ऊपर। जैसे वहां पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने देखा होगा, भले ही पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं होगा क्योंकि भैया आपके कोर्स के बाहर था, लेकिन वहां से ही आपको मान सकते हैं, यहीं पे उसी को आगे बढ़ाएंगे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, इनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे चलती है। ठीक बा, चलिए आई थिंक इसी के साथ अपनी जो ये देखो, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाया गया। तो देखो है तो अप्लाइड मैथ्स, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको यूज ऑफ स्प्रेडशीट सिखाया जाएगा आपके स्कूल में। तो जो 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट के, वो यहाँ पे आपको कवर अप करने हैं। कैसे भैया, आपको आपके कंप्यूटर में, मतलब आपका जो पीसी होगा स्कूल में, घर में, उसमें प्रैक्टिस करके इन सब चीजों को आपको कंप्लीट करके दिखाना होगा स्कूल में अपने। ठीक है, कि एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सर हम तो हाथे और मतलब पेन पेपर से निकाल देंगे मेरे लाल, जब मशीन है तो मशीन का उपयोग कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ वगैरह कैसे बनेंगे वो सब आपको सिखाना है। ठीक है, ये कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल्स हैं जो कि स्प्रेडशीट के माध्यम से आपको स्कूल में करने को बोले जा सकते हैं।
ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रिएट अ बजट ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग, अब ये बताओ, ये अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हैं, अब यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहां थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, यहाँ प्रैक्टिकल आपने एक बार एप्लीकेशन करके देख लिया कि आपको आता है कि नहीं आता है। इस तरीके से यहाँ पे सारे आपको प्रोजेक्ट्स, ये सारे नहीं करने होंगे, इनमें से जो भी टीचर को पसंद आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपसे करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली स्कूल का मामला हो जाता है, पर आपको आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां देखो पेपर पैटर्न कैसा होगा। सर आपने कैसे पता लगा लिया हमारे स्कूल का पेपर पैटर्न? देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, सीबीएसई और स्कूल्स के बीच में एक ऐसे सांठगांठ होती है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इन सेंस कि सीबीएसई 12वीं का जो पैटर्न बनाता है, स्कूल्स लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं कि भैया देखो जब सीबीएसई ने पैटर्न बना दिया है तो हम बच्चों को उसी के हिसाब से प्रैक्टिस क्यों ना कराएं। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन इस चीज को दिखाने का बस इतना है कि जैसा पेपर 12th का होता है वैसा ही पेपर 11th का रहेगा। आप पैटर्न समझ लेंगे तो आपको पढ़ाई करते समय दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो कितने नंबर का पेपर है, 80 नंबर का अपन ने देखा ही था, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। कोड 241 में से याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर याद रख लोगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। 3 घंटे का पेपर है, पर अपन को स्पीड शुरुआत से ही बना के चलनी है कि लगभग 2.25 घंटे में अपना पेपर हो जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब यहां देखो पेपर में क्या क्या आएगा, 5 सेक्शन होंगे सबको, चाहे बोर्ड हो चाहे 11वीं की परीक्षा हो, पेपर पैटर्न सेम ही रहता है। अपने स्कूल में एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं, पर फिलहाल तो कोई टीचर कंफर्म नहीं करेगा। बट ट्रस्ट मी, मेरा जो ये बाल थोड़े बहुत सफेद हुए हैं वो यही एक्सपीरियंस से हुए हैं कि भैया जो 12वीं का पैटर्न होता है 11वीं में वही फॉलो किया जाता है टीचर्स द्वारा, ठीक है। इसमें देखो आपके सेक्शन ए में होंगे एमसीक्यूज, ठीक है, कितने 18 और 2 20 एमसीक्यू। तो सेक्शन ए में आपके 20 नंबर, मतलब पूरे पेपर का 1/4 हिस्सा कवर हो जाता है। मतलब पढ़ते पढ़ते आपको कॉन्सेप्ट समझना है और ऐसे समझना है कि आप एमसीक्यू वाले सवाल सॉल्व कर पाए। तो एकदम बारीक, एकदम बाज की नजर से आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आएंगे आपके 2 नंबर के 5 सवाल, सेक्शन सी में आएंगे आपके 3 नंबर के 6 सवाल, डी में हो जाएंगे 5 नंबर के 4 सवाल, ठीक बा। और उसके बाद फिर अपने पास जो सेक्शन ई है वहां पे होंगे आपके पास 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड या फिर इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, 4 मार्क ईच। बेसिकली यहां पे आपको कुछ भी डायरेक्टली आपके सिलेबस से नहीं पूछा जाएगा, कुछ कहानी होगी जिसको आपको समझना है, सॉल्व करना है और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करके उस समस्या का समाधान निकालना है, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर 2 इयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे देखो क्या लिखा है, कहां कहां चॉइस मिलेगी। सेक्शन बी के 2 सवालों में चॉइस है, सी के 2 सवालों में चॉइस है, डी के 2 सवालों में चॉइस। अब देखो चॉइस मेरे हिसाब से तो इंसान की सहायता कम करती है, तकलीफ ज्यादा बढ़ाती है। क्या है कि जब आपके पास चॉइस नहीं है तो आपका दिमाग कैसे काम करता है, यार जो दिया है वो सॉल्व करो। पर अगर चॉइस है तो फिर आप थोड़ा ये भी सोचते हो ऊपर वाला करूं कि नीचे वाला करूं। अगर आपने ऊपर वाला शुरू कर दिया और बीच में कहीं अटक गए तो फिर दिमाग कहता है भाई नीचे वाला कर ले, वो भी आता है। फिर आप काट के नीचे वाला शुरू करते हो, फिर उसमें अटक जाते हो तो फिर काट के वापस ऊपर वाले पे आ जाते हो। इस तरीके से रस्साकशी चलती रहती है, तो थोड़ा सा संभल के, ठीक है। हर बार चॉइस आपका समय बचाती नहीं, कई बार बर्बाद भी कर देती है। चलिए ये मैंने आपको पेपर पैटर्न भी समझा दिया और हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ। अच्छा, सेशन एंड करने से पहले जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप सबको पता होना चाहिए, सबको इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना है, कोई और तो आपकी सहायता करेगा नहीं। अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा यहाँ पे अंत करने से पहले सेशन को। देखो अगर तो आपका गणित में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप अप्लाइड मैथ्स बिल्कुल लें, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके घर वालों ने ये कंडीशन रखी है कि हम कॉमर्स तो दिला रहे हैं लेकिन गणित का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो फिर आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा समय देना पड़ेगा और आपकी पढ़ाई होगी। ऐसी बात नहीं है, जैसे आप नॉर्मल कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा समय इसको रोज देंगे तो आपका यहाँ पे बढ़िया से नैया पार हो जाएगी 2 साल के बाद। और हाँ, तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि भैया गणित पढ़ के मुझे क्या ही फायदा होगा, तो वो वाला जो विचार है, वो वाला जो अपना एक वो कहते हैं ना हम आर्ग्यूमेंट है लोगों का कि भैया मैथ्स पढ़ के 11th 12th में क्या फायदा होगा,
कॉमर्स वाले विद्यार्थी के लिए खासकर, वो सीबीएसई ने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार खुद से सिलेबस की जांच कीजिए, बढ़िया समझिए कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, उसके बाद फिर अपना फैसला लीजिए। पर अगर आपने गणित पढ़ी है केवल फॉर्मूलाज को रट के, या केवल ऐसे कहते ना मतलब बाईपास होके कैसे न कैसे पास हो जाए या फिर 60-70 नंबर आ जाए, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा गहन चिंतन कीजिएगा कि भैया मुझे फिर लेनी है अप्लाइड मैथ्स या नहीं लेनी, क्योंकि 11-12 जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने यहाँ पे आर्गुमेंट को विराम दूंगा। आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए बढ़िया से, हम भी आपके लिए सेशंस लेके आ रहे हैं। और हाँ, ऐसे और सेशंस, वीडियोस और लेक्चर्स के लिए हमारे सब यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट और ऐप भी है, इनके माध्यम से भी आप आसानी से हम तक पहुंच सकते हैं, सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ऐप हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेते हम। किसी भी सेशन को कितनी भी बार देखो, दोस्तों को भेज के उनका व्हाट्सएप भले ही भर दो, पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको फिर नहीं मिल पाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया से हमारे इंफॉर्मेटिव रील्स आती हैं, इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स हम आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छा आपके लिए एक माध्यम बन सकता है। ठीक है, चलिए, हमारे सारे वर्टिकल्स आपके लिए कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं ताकि आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, वो भी बिना किसी शुल्क के। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।